हेलो एंड वेलकम टू इंडियस डीएनए। डीडीए का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आप लोगों ने देख भी लिया होगा, मैंने भी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था। नोटिफिकेशन देखने के बाद में बच्चों के कुछ डाउट्स आ रहे हैं, उनको एक एक करके इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। मेनली जो डाउट है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके और कम्युनिटी सर्टिफिकेट, चाहे वो ओबीसी का हो चाहे एससी एसटी का हो, उसका क्या सिस्टम है डीडीए में, उसको लेकर डाउट आ रहे हैं। तो वो सारी चीजें एक एक करके इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। सबसे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं और उसके बाद में मुद्दे की बात करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, सबसे पहले आपका फॉर्म ओपन होएगा कितनी तारीख को? 3 तारीख को, 3 जून को फॉर्म ओपन हो जाएंगे और लास्ट डेट है आपकी 2 जुलाई। 3 जून से लेकर 2 जुलाई के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपका जो एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड में होगा, जैसे अभी हुआ है। और कब होगा? अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो ये हो गई जनरल बात। अब बात करते हैं मुद्दे की। देखो, पहला जो डाउट यहाँ पे आ रहा है कि जो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है डिप्लोमा, ठीक है, डिग्री का यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। तो जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पुराना केस पता है कि पहले क्या हुआ था जी, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। तो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि ये मैटर क्या है। देखो, पिछली बार जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही नोटिफिकेशन था, उसमें भी डिप्लोमा लिखा हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उनको डिप्लोमा वालों को फॉर्म भरने दिया और डिग्री वालों को नहीं भरने दिया। बाद में डिग्री वाले बच्चे क्या गए, कोर्ट में गए और वहाँ पे कोर्ट में केस जीत गए और कोर्ट का आदेश आया कि डिग्री वालों को अलाउड किया जाए। तो फॉर्म वापस से रीओपन हुए थे और डिग्री वालों को अलाउड कर दिया था। तो हो सकता है कि इस बार इन्होंने जो है नोटिफिकेशन को कॉपी पेस्ट किया हो, ओनली नंबर ऑफ वैकेंसी चेंज करी हो, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे डिग्री को मेंशन नहीं किया हो। दूसरा केस क्या हो सकता है, इसके नीचे एक नोट भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसको भी आपको ध्यान में देना चाहिए। देखो, यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास में कोई इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो भी वैलिड है, ठीक है। तो जब फॉर्म ओपन होएगा तब थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी। अगर वहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा दोनों लिखे हुए हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और ओनली डिप्लोमा लिखा होगा तो फिर से वापस से वही प्रोसेस होगी, कोर्ट में जाना होगा, वहाँ पे केस जीतेंगे, पुराना रेफरेंस देके और आपको अलाउड कर दिया जाएगा। तो डिग्री वालों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही वो अलाउड कर देंगे क्योंकि लेटेस्ट अभी भी केस हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो इसमें तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है कि आप डिग्री वाले अलाउड हो या नहीं हो, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आ रहा था। उसके बाद देखो, एज लिमिट यहाँ पे मेंशन करिए 18 से 27, ये जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप कम्युनिटी से आते हैं, ओबीसी या फिर एससी एसटी से, तो वहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है और वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। टोटल 236 पोस्ट इस बार सिविल की आई है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा डाउट क्लियर करते हैं। दूसरा जो आपका डाउट है वो रिजर्वेशन से रिलेटेड है कि आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो किस तरीके का होना चाहिए। देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिसगाइड कर रहे हैं, पिछली बार भी कर रहे थे। मैंने पिछली बार भी जो है प्रूफ के साथ में सारी चीज़ें टेलीग्राम पे एक्सप्लेन करी थी। इस बार मैं वीडियो के द्वारा सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। आप बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो कोई चीज़ मिस हो जाएगी, फिर ब्लेम करते रहोगे। तो बड़े ध्यान से सुनना, सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर कर दूंगा। जो बात बोलूंगा प्रूफ के साथ बोलूंगा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड है, किस तरीके से आपका सर्टिफिकेट बनेगा। तो बड़े ध्यान से सुनना भाई, एक एक करके। देखो, पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि कम्युनिटी रिजर्वेशन क्लेम किया जाएगा किसके बेसिस पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट के हिसाब से। तो पहली बात तो यह कि आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट होगा, चाहे वो ओबीसी का हो चाहे एससी एसटी का, वो वैलिड नहीं है। बहुत सारे बच्चों को तो यही पता नहीं होता कि स्टेट का सर्टिफिकेट अलग होता है, सेंटर का अलग होता है। तो अभी ध्यान में दे लो कि स्टेट का अलग होता है, सेंटर का अलग होता है। तो अभी तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास में सेंटर का सर्टिफिकेट नहीं है, चाहे एससी एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, तो आपको सेंटर का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं। अब बात करते हैं कि सर सर्टिफिकेट कब के बीच का होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी यहीं पे हो रहा है। दूसरा पॉइंट पर्टिकुलरली ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो ओबीसी का रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं। कंफ्यूजन यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको ओबीसी रिजर्वेशन का नॉलेज नहीं है, किस तरीके से रिजर्वेशन मिलता है। अभी 2-3 चीजें क्लियर कर लेते हैं, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी और तभी आपको ये पॉइंट भी समझ में आएगा। तो बड़े ध्यान से सुनना भाई। देखो, रिजर्वेशन जो मिला हुआ है ओबीसी को 2 बेसिस पे मिला हुआ है। एक तो कास्ट और उसके साथ में इनकम, ठीक है। आपकी जो एससी और एसटी कैटेगरी है उनको जो रिजर्वेशन मिला हुआ है वो कास्ट के बेसिस पे मिला हुआ है, लेकिन ओबीसी को कास्ट और इनकम दोनों देखी जाती है, ठीक है। इसलिए एससी और एसटी का सर्टिफिकेट एक बार बनने के बाद में लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है, लेकिन ओबीसी के साथ में ऐसा नहीं है, उनका रिन्यू होता है क्योंकि इनकम चेंज होती रहती है। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि एससी एसटी वालों को तो दोबारा सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिंदगी में एक बार बनवाना होता है, ठीक है। लेकिन ओबीसी वालों को बार बार बनवाना पड़ता है। अब देखो, यहाँ पे जो कास्ट तो चेंज नहीं होती, लेकिन इनकम चेंज होती है। इसलिए ओबीसी में 2 कैटेगरी आती है। कौन सी आती है?
ओबीसी में दो कैटेगरी आती है, एक तो आती है क्रीमी लेयर और एक आती है नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। अब कौन जो है क्रीमी लेयर में आएंगे, कौन नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, इसका डिसीजन किस बेसिस पे होगा, इनकम के बेसिस पे होगा। और अभी जो करंट में इनकम जो डिसाइड कर रखी है वो है 8 लाख की लिमिट है, ठीक है। 8 लाख से नीचे एनुअल इनकम है जो फैमिली की, वो सारे आते हैं किसमें, नॉन क्रीमी लेयर में, और 8 लाख से ऊपर वाले जो आते हैं वो क्रीमी लेयर में आते हैं। अब देखो ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा केवल और केवल नॉन क्रीमी लेयर वालों को मिलता है। अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के बारे में आपकी सारी गाइडलाइन इन लोगों ने दी है, ठीक है। क्रीमी लेयर की कोई गाइडलाइन नहीं दी है क्योंकि वो तो वैसे ही जनरल में आते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी कि ये लिमिट कितनी है, 8 लाख की है। तो जब आप सर्टिफिकेट बनाओगे ना ओबीसी का सेंटर का, तब आपको इनकम का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा साथ में। किसकी इनकम, आप तो बेरोजगार है, आपकी फैमिली की इनकम। अब फैमिली में पिताजी भी हो सकते हैं, माताजी भी हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी कमा सकता है, कोई भी ना कमाए, लेकिन एक इनकम सर्टिफिकेट आपका बनेगा, ठीक है। अगर आपके पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो एक फॉर्म आता है, फॉर्म नंबर 16, वो आपको लगाना पड़ेगा। और अगर आपके पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है तो फिर आपको पर्टिकुलर इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा पहले, और उसके बाद में आपका ओबीसी सेंटर का सर्टिफिकेट बनेगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। तभी आपका फैसला होगा कि आपकी इनकम 8 लाख से कम है या ज़्यादा है, ठीक है। और उसी के हिसाब से आपका क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का फैसला होगा, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि 1 साल की इनकम, लेकिन इन लोगों ने क्या मेंशन किया है यहाँ पे पर्टिकुलरली, और कंफ्यूजन यहीं पे हो रहा है कि फाइनेंशियल ईयर दिए इन्होंने 3, 2022-23, 21-22 और 21-20, ठीक है, 20-21 सॉरी। इन 3 फाइनेंशियल ईयर में आपकी कॉन्जुगेटिवली आपकी जो एनुअल इनकम है ना वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। मतलब आप 3 लगातार फाइनेंशियल ईयर में नॉन क्रीमी लेयर में ना, तभी आप क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो आपकी 20-21 वाले फाइनेंशियल ईयर में जो है इनकम थी 7 लाख एनुअल, उसके बाद में 21-22 वाले में भी 7 लाख थी, और अब 22-23 वाले जो रिसेंट फाइनेंशियल ईयर गया उसके अंदर आपकी इनकम है 10 लाख, तो फिर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। पहली बात तो हो गई ये कि 3 लगातार कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो है एनुअल इनकम जो है 8 लाख से कम होनी चाहिए। आप लगातार 3 बार जो है नॉन क्रीमी लेयर में होने चाहिए रिसेंट। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है ये तो पता ही होगा आपको, नहीं पता तो बता देता हूँ। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और खत्म होता है 31 मार्च को, ठीक है। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे 22-23 लिखा है, 23-24 नहीं लिखा, क्योंकि 23-24 का फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा आपका, 31 मार्च को, 31 मार्च 2024 को होगा, और तभी आपकी एनुअल इनकम काउंट होगी। इसलिए आपकी जो एनुअल इनकम यहाँ पे काउंट करी जाएगी वो क्या, 31 मार्च 2023 से पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में, ठीक है। तो आपके पास में 3 लगातार साल आपका जो है नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, और उसके बाद, अब ध्यान से सुनना, उसके बाद में आपका रिसेंट ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर का। किस डेट में, 1 अप्रैल 2023 से लेके 2 जुलाई 2023, इस डेट के बीच का होना चाहिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ओबीसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी की कुछ लिमिट्स है, ठीक है, उसके कुछ क्लोज है, और उसमें क्या है कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट एक बार बनने के बाद में एक तो 6 महीने तक वैलिड होता है और एक 3 साल तक। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आपका 6 महीने के अंदर का है ना तो आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा सर्टिफिकेट दो वो वैलिड है, और 6 महीने से लेके 3 साल के बीच का ना तो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देना पड़ता है कि ठीक है ये मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट है और मैं अटेस्टेड करता हूँ कि ये सही है। तो अब मेरी इनकम इस पूरे साल के अंदर ही जो है इन 3 साल के अंदर इससे कम थी, किससे, 8 लाख से, तो फिर आपका 3 साल का भी वैलिड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं चलेगी, इन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया कि इस डेट के बीच का होना चाहिए। तो कोई बच्चा ये कंफ्यूजन में रह जाए कि ओबीसी का 3 साल का वैलिड होता है और मैं लगा दूंगा चल जाएगा, तो नहीं चलेगा भाई, ठीक है। 3 साल का वैलिड तब होता है जब ये डेट नहीं लिखते, यहाँ पे सिर्फ ये डेट लिखी होती कि इस डेट से पहले का होना चाहिए, तब तो 3 साल का चल जाता। लेकिन इन्होंने पर्टिकुलर दे दी कि स्टार्टिंग डेट ये होना चाहिए और एंडिंग ये, इसके बीच का होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, सीधी सीधी बात बता दूं, इस डेट के बीच का ओबीसी सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर तो ठीक है, नहीं है तो बनवा लो, ठीक है, सीधी बात यह है। अब एक डाउट यहाँ पे आ सकता है कि सर मैं तो मैरिड हूँ और मेरी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा है, या फिर मैं अनमेरिड हूँ और मेरी फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, कैसे नॉन क्रीमी लेयर में है। तो इसका मैं एक सॉल्यूशन बता देता हूँ आप लोगों को। अगर आप अनमेरिड है तो आपका जो फैमिली का राशन कार्ड होगा ना उसमें आपका भी नाम होगा, आपके पिताजी का, माताजी का, भाई बहन सबका होगा, और वहाँ पे जो एनुअल इनकम आएगी वो पूरी फैमिली की आएगी, ठीक है। तो उसमें तो आप कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते। लेकिन आप मैरिड है तो फिर आपके पास में एक ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका फैमिली का राशन कार्ड है ना उससे अपना नाम हटवा लो,
ठीक है। और वहाँ से एक एनओसी ले लो और अपने नाम पे एक राशन कार्ड बना लो जिसके मुखिया आप होंगे और उस राशन कार्ड में आप होंगे, आपके साथ आपकी वाइफ होंगी और अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी होंगे। तो आपकी फैमिली एक तरीके से अलग होगी, आपके पिताजी से आपका कोई लेना देना नहीं है, उनकी इनकम से भी कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा आपके नाम से, ठीक है, क्योंकि आप फैमिली के मुखिया हैं। तो ये एक अल्टरनेट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो मैरिड है, और जो अनमेरिड है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनकी तो सीधी इनकम देखी जाएगी। और अगर आपके पिताजी गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट की जगह आप फॉर्म नंबर 16 भी लगा सकते हैं जो वो भर के देंगे। और अगर आपके पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है तो फिर पहले तो आप इनकम सर्टिफिकेट बनाओ और उसके बाद में अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनाओ, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है जो मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दिया। बाकी आप ई मित्र कियोस्क पे जाओगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। देखो ईडब्ल्यूएस में भी जो रिजर्वेशन मिला किसके बेसिस पे मिला, इनकम के बेसिस पे। तो ईडब्ल्यूएस वालों को ध्यान रखना कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपकी जो इनकम है वो ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया के अंदर आनी चाहिए, और जो लेटेस्ट सर्टिफिकेट जो आपका होना चाहिए 1/4/2023 से 2/7/2023 के बीच में इश्यू होना चाहिए, तभी वैलिड होगा, नहीं तो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं इनका फाइनेंशियल ईयर एक ही देखा जाता है क्योंकि इनका एक ही साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, इसलिए यहाँ पे 3 फाइनेंशियल ईयर लिखे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई मेरे हिसाब से। तो अगर क्लियर नहीं हुई तो आप वापिस से पूछ सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। बाकी मुझे तो लगता है क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो, एज लिमिट के जो अंदर जो रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप SC ST में आते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और ओबीसी में आते हैं तो 3 साल का मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर और कोई कैटेगरी है PH वगैरह में तो वो यहाँ पे मेंशन है, आप लोग देख लेना, ठीक है। अब देखो और क्या चीज़ें है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है यहाँ पे। देखो ये यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है कि वो वाले कैंडिडेट जिनके पास में डिग्री अभी नहीं है, जो फाइनल ईयर किया है, उनके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है, तो उनको भी यहाँ पे ध्यान रखना। वो भी पूछ रहे थे सवाल तो वो भी क्लियर कर देते हैं। आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर जो आपकी फाइनल ईयर की जो मार्कशीट होती है ना, वो इश्यू होनी चाहिए किस डेट से पहले, कि 2/7/2023 से पहले पहले इश्यू हो जानी चाहिए। जैसे कि मान लो आपने अभी एग्जाम दिया लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया, मार्कशीट नहीं आई, तो फिर आप फॉर्म नहीं लगा सकते। सिंपल बात यह है कि आपकी जो मार्कशीट आएगी उसमें डेट ऑफ इश्यू आएगी और वो डेट आपकी इससे पहले की होनी चाहिए, तब तो आपका वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट तक वैलिड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपके पास में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री, डिप्लोमा या फिर फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए या फिर कंसोलिडेटेड मार्कशीट होनी चाहिए जिसमें डेट ऑफ इश्यू लिखी हो और वो डेट इससे कम हो। तो जो अभी जो अपीयरिंग है उनका मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि उनका क्या मैटर है, ठीक है। फॉर्म की फीस है 1000 रुपये, और वुमेन कैंडिडेट और जो SC ST के कैंडिडेट है उनके फीस नहीं लगेगी, बाकी सबके फीस लगेगी, ठीक है। पहले भी ऐसा ही था। अब देखो SC ST का तो लाइफ टाइम एक ही बार बनता है, ठीक है, सेंटर का, और स्टेट का तो वो तो एक बार बनवा लेंगे, जिनके पास है उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं OBC सर्टिफिकेट को लेकर, यहाँ पे थोड़ा सा मिसगाइड कर रहे हैं लोग, तो यहाँ पे मैं चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, भी दिखाई दिया था कि सेंटर का OBC सर्टिफिकेट वैलिड है, ठीक है, बिल्कुल वैलिड है। यहाँ पे एक प्रूफ भी दे देता हूँ, पिछली बार में मैंने ये प्रूफ पेश किया था, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिसगाइड कर रहे थे कि सेंटर वाला OBC सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, दिल्ली के जो OBC कैंडिडेट है वही वैलिड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि देखो DSSS भी जो एग्जाम लेता ना, DSSS भी जितने भी एग्जाम लेता ना, उनमें OBC कैंडिडेट दिल्ली वाले आते हैं, सारे नहीं आते हैं। लेकिन DDA के अंदर क्या है, सारे आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसका पता कैसे चलेगा, देखो जो आप OBC रिजर्वेशन क्लेम करते हो ना, वो इन रिजोल्यूशन के हिसाब से करते हो। टाइम टाइम पे क्या रिजोल्यूशन आया और अलग अलग कास्ट को क्या है धीरे धीरे इन लोगों ने क्या उनके रिजर्वेशन का फायदा दिया, उनके अंदर रिजर्वेशन में शामिल करते गए। तो आपका जो OBC सर्टिफिकेट होगा या जो बनेगा ना, उसके अंदर इनमें से कोई एक रिजोल्यूशन नंबर लिखा होगा, सारे नहीं लिखे होंगे, एक लिखा होगा कि आपको इस रिजोल्यूशन नंबर के तहत आपको रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ पे कर भी सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक OBC सर्टिफिकेट लेके आया हूँ और उसका रिजोल्यूशन नंबर ये है और उसमें मेंशन भी होगा, देखना, ठीक है। और वो दिल्ली का कैंडिडेट नहीं है, ये सीकर राजस्थान के कैंडिडेट का OBC सर्टिफिकेट है, और इसमें रिजोल्यूशन नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इस रिजोल्यूशन के हिसाब से आपको जो है रिजर्वेशन दिया जाता है, और ये यहाँ पे भी मेंशन है इस लिस्ट में, ठीक है। तो अगर आपके सर्टिफिकेट के अंदर इनमें से कोई सा भी मिल जाता है, कोई एक मिलेगा, ठीक है, वो हो सकता है कि कोई जरूरी नहीं यही हो, कोई अलग भी हो सकता है, वो मेंशन होगा तो आप क्लेम कर सकते हो रिजर्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि सेंटर का OBC सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो वैलिड है, सीधी बात तो यही है, ठीक है। बाकी अगर कोई देखना चाहे तो देख भी सकता है, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बता दिया, ठीक है।
तो ये सारी बात हो गई। और जो SC ST के कैंडिडेट होते हैं उनको यहाँ पे TA भी मिलता है, ठीक है, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो एग्जाम देने जब जाएंगे दिल्ली में तो उनको आने जाने का जो खर्चा होगा बस का या फिर ट्रेन का जो टिकट होगा उसके पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये लोगों के आप लोगों के लिए थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी कि आपके थोड़े पैसे आ जाएंगे लास्ट में। और OBC वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, वो अपनी जेब से दे के जाओ भाई। तो आज के वीडियो में बस भाई इतना ही, धन्यवाद।